आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश में दलित राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है। दलित सियासत को धार देने वाले नेताओं की भी कभी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत की मुख्य धारा में दलित राजनीति करने वाली बीएसपी आजकल भंवर में फंस गई है। बीएसपी दिन प्रतिदिन अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया। मायावती ने यह भी कहा है कि जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि उनके लिए पार्टी पहले है और बाकी रिश्ते नाते बाद में हैं। इससे पहले उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित किया। आकाश आनंद के एक और करीबी नेता को भी पार्टी से बाहर किया गया। मायावती के इस फैसले ने सियासत में नई जंग छेड़ दी है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से दरकिनार कर अपने लिए एक और मुसीबत मोल ले ली। अब इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद खुद मायावती के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे और अब वो खुद चंद्रशेखर की राह पर चल पड़ेंगे, जिससे मायावती की बची खुची जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। इन सब के बीच दलित वर्ग अलग अलग पार्टियों में अपना वजूद तलाश रहा है, क्योंकि हाल ही में मायावती के लेवल का कोई बड़ा दलित नेता उनके सामने उभर कर नहीं आया। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जाने लग गया है कि क्या मंझधार में है दलित पॉलिटिक्स अब, और आखिर क्या वजह है कि आकाश आनंद को मायावती को हटाने की जरूरत पड़ गई। क्या मंझधार में अब दलित पॉलिटिक्स फंस गई है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि लंबे वक्त से मायावती दलित राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रही। बीएसपी हाशिए पर इस समय है और दलित राजनीति पर अनिश्चितता का माहौल है। एएसपी के चंद्रशेखर नया ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर को देशव्यापी समर्थन नहीं है, लेकिन मायावती के लेवल का कोई भी बड़ा दलित क्षत्रप अभी तक नहीं है। दलित वर्ग अलग अलग पार्टियों में इस समय अपना वजूद तलाशने की कोशिश कर रहा है। मायावती के फैसले पर आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी बता देते हैं। एक्स पर आकाश आनंद ने लिखा है कि आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन इसके साथ ही सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या आकाश आनंद अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे। क्या कुछ विकल्प इस समय आकाश आनंद के पास है। पहला विकल्प ये है कि इस समय जो स्थिति परिस्थिति उनकी पार्टी के अंदर बनी हुई है उसमें वो अपने आप को एडजस्ट करें। दूसरा विकल्प उनके पास इस समय है कि वो अपनी नई पार्टी खड़ी कर लें, और तीसरा विकल्प ये कि अपने व्यवसाय में लग जाए, यानी पॉलिटिक्स का रास्ता ही छोड़ दें। अब तीनों विकल्प में आकाश आनंद किसे एप्ट करते हैं, किसे अपनाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन क्या परिवारवाद की वजह से और परिवार में कलह की वजह से मायावती को ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि इससे पहले भी उत्तराधिकारी जब उन्होंने बनाया था तो कुछ ही दिनों बाद आकाश आनंद को उस पद से उन्होंने मुक्त कर दिया, हटा दिया। लेकिन फिर 43 दिन बाद एक बार फिर से उन्हें उत्तराधिकारी उन्होंने बना लिया। अब ऐसे में क्या आकाश आनंद के ससुर की वजह से मायावती को यह फैसला लेना पड़ गया, और अगर ऐसा है तो फिर मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी बीएसपी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये बहुत अहम सवाल बना हुआ है इस समय। फिर मायावती की तरफ से डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि अभी तक दलित क्षत्रप कोई है नहीं मायावती के लेवल पर, और दलित वर्ग अलग अलग पार्टियों में अपनी वजूद को तलाश रहा है। चंद्रशेखर को हमने देखा, चंद्रशेखर रावण की तरफ से जैसे दलित समाज के उत्थान को लेकर के बातचीत की जाती है, तो क्या मायावती के बाद चंद्रशेखर रावण एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरेंगे, या फिर आकाश आनंद भी उभर सकते हैं एक नई पार्टी बनाकर। आगे क्या फैसला आकाश आनंद लेने वाले हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मायावती आखिर उन्हें ये फैसला क्यों लेना पड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि क्या किसी तरीके के प्रेशर में इस समय मायावती हैं, जिसकी वजह से बीएसपी को जो है हाशिए पर छोड़ने पर मायावती इस समय मजबूर हो गई हैं। क्या सिर्फ परिवार में कलह ही ये वजह रही कि आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चुना है, या फिर कोई और वजह है। पिछले दिनों हमने देखा कि प्रमुख रूप से कांग्रेस और सपा के विरोध में मायावती बोलती रही हैं। ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स की भी चर्चाएं इस समय खूब हो रही है मायावती को लेकर। इन सब के बीच दलित पॉलिटिक्स की जगह क्या है, क्या मंझधार में दलित पॉलिटिक्स इस समय फंस गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा, क्या वजह रही जिसकी वजह से दोबारा आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनना चुना है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड है पूरे विश्लेषण के लिए। अदिति, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि मायावती ने ये दूसरी बार डिसीजन लिया है। क्या परिवार में आंतरिक जो कलह है वो ही एक प्रमुख रूप से वजह नजर आती है, या फिर मायावती किसी प्रेशर में है, या फिर क्या वजह हो सकती है। क्योंकि हमने देखा कि आकाश आनंद की तरफ से जो पोस्ट किया गया, उन्होंने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, उन्होंने जो भी डिसाइड किया है वो मेरे लिए पत्थर पर लकीर की तरह है।
उम्मीद, आप जो कह रही हैं कि प्रमुख कारण क्या है, वो है उम्मीद। एक बार फिर उभरती हुई दलित पॉलिटिक्स। ये दलित पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है आज से, जब मंडल कमंडल की राजनीति हुआ करती थी तब से दलित पॉलिटिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था देश की राजनीति का। खास तौर पे आपने अक्सर सुना होगा, और आप तो बिहार से आती हैं शिखा, उत्तर प्रदेश और बिहार और दलित पॉलिटिक्स का जो मिश्रण है, जो अब पूरे देश में फैल चुका है, उसके जो समीकरण हैं वो ये कारण है। अब इनको कैसे देखते हैं, बिंदुवार समझ लेते हैं। दरअसल देखिए, 2024 का चुनाव हुए या 2 बार ऐसा हुआ जब उत्तराधिकारी घोषित किया गया आकाश आनंद को, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी गतिविधि हुई, उन गतिविधियों के अलावा जब उनसे उनका पद लिया गया तो मायावती का ये मानना था कि काशीराम जी भी रिश्तेदारों में, परिवार में पद देने के लिए कभी मनाही नहीं थी बसपा में, लेकिन उसकी वजह से पार्टी का नाम खराब हो, उसकी वजह से पार्टी में कोई गलत तरीके की जो है विवाद हो, ये काशीराम जी नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि बात यहाँ पर परिवार भतीजे को हटाने की नहीं है, बात है कि जिस तरीके से जो भतीजे के ससुर हैं, उन्होंने अपने जब शादी हुई घर में तो कुछ एक गुट को बुलाया बसपा के, बाकी गुट को नहीं बुलाया, गुटबाजी की बात आई, ये बात मायावती तक पहुंची और कई लोगों को ये लगा कि क्योंकि आकाश आनंद एक बड़ी पद पर हैं, उनके ससुर के यहाँ शादी है और शादी के दौरान जब किसी एक पर्टिकुलर गुट को बुलाया गया तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर दरार जैसी स्थिति आई। तो ये तो कारण थे और ऐसे कई बार हुआ जिसमें ये मैसेज गया कि ये पार्टी के हितों के अलग जा रहा है, ये पार्टी के अच्छे के लिए नहीं है। ये तो हुई वो बात जो सामने निकल कर आई है और जिम्मेदार भी उनके ससुर को ठहराया गया उनकी राजनीति के लिए, जो आज हालात हैं उसको लेकर। अब सवाल ये उठता है कि मायावती ऐसा क्यों कर रही हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हरियाणा के चुनाव में जब जाट वर्सेस ऑल की राजनीति हुई तब एससी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण था। महाराष्ट्र में जो बम्पर जीत हुई उसमें जो माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी ने एससी वोट बैंक में किया था, गांव-गांव चिन्हित करके जहां पर एससी वोट बैंक जबरदस्त थे वहां पर जाकर एससी नेताओं को भेजा और उनको कहा और वो बीजेपी के साथ आए और आप जीत के आंकड़े देख लीजिए। इसके अलावा 2024 में 240 का आंकड़ा केवल इसलिए आया, 303 इसलिए नहीं आया क्योंकि उसी एससी वोट बैंक के अंदर कांग्रेस ने इस तरह की बात फैला दी थी कि अगर ये बहुमत में आ गए तो संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण में बदलाव हो जाएगा। तो आप देखिए, दिल्ली की पॉलिटिक्स की बात कर लें। जब सबसे पहले दिल्ली का चुनाव हुआ जो 27 साल बाद एक इतिहास की तरह बदला, उसमें भी 2 ही वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण थे। हर सीट पे मुस्लिम मतदाता कितने और एससी मतदाता कितने हैं, और यही देखा गया भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ और एससी वोट बैंक बीजेपी के पास आए, और जब आया तो आप देखिए किस तरह का चमत्कार हुआ। तो देश में अब बिहार के चुनाव सामने खड़े नजर आ रहे हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, और अब पूरे देश में जो एससी वोट बैंक है ये वो वोट बैंक है कि वो जिस भी तरफ चला जाएगा पलड़ा उस पार्टी का भारी हो जाएगा। अच्छा, और अब इस समय ये भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद के पास अब 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला कि वो चुपचाप बात मान ले, जो अभी फिलहाल वो करते दिख रहे हैं। दूसरा विकल्प है कि नए राजनीतिक पार्टी के साथ वो उतर जाए, और तीसरा है कि अपने व्यवसाय में वो लग जाए। यही 3 ऑप्शन इस समय आकाश आनंद के पास है। लेकिन अगर आकाश आनंद अपनी पार्टी बनाकर के उतरते हैं तो ये मायावती के लिए खतरे की घंटी नहीं होगी? देखिए, मायावती अभी तक बहुत लंबे समय से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या बहुत लंबे समय से वो एक बी टीम ही कहलाई गई हैं। वो चुनाव सारे लड़ रही हैं लेकिन वोट काटने की स्थिति में है। अब ये मायावती तय करेंगी कि 2027 के जो चुनाव हैं देश उत्तर प्रदेश के, उसमें जहां एक तरफ वो कई बार मुख्यमंत्री बनी, बसपा एक वर्चस्व वाली पार्टी थी, अब वो अपने आप को कहां पर रखना चाहती है राजनीति में। तो अब सवाल ये है कि ये चुनौती खुद आकाश आनंद के लिए भी है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा बन के निकले हैं, लेकिन अभी वो खुद भी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर पूरा दलित वोट बैंक वो मायावती से ले सकें। और अब जो दलित वोट बैंक है, जो एससी वोट बैंक है, वो भी उस दिशा में चल पड़ा है कि जिसकी सरकार आएगी, जो हमें मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करेगा या जो हमें लाभार्थी करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो अब उनके पास भी विकल्प कोई बसपा या चंद्रशेखर या सपा नहीं है, अब उनके पास भी कांग्रेस और बीजेपी भी पार्टी विकल्प के तौर पर हैं। तो अब ये चाहे फिर आकाश आनंद हो, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो, उनको ये देखना होगा कि आप मसीहा तो हैं दलित समाज के, लेकिन उनको क्या पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब सभी राजनीतिक जो वो वर्ग हैं
चाहे जैसे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी थी, तमाम, उन सबको ये लग रहा है कि मेरे घर पे क्या पहुंचेगा, मुझे क्या लाभ देगी सरकार, सरकार मेरे लिए क्या कुछ करेगी। बहरहाल सवाल ये है कि देखिए जितने जितने टुकड़े होंगे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद भले ही बहुत कुछ हरियाणा में नहीं कर पाए, लेकिन उनके टुकड़े होने से भाजपा को फायदा मिला। जितने रीजनल पार्टी के टुकड़े होते जाएंगे और छोटे छोटे निकलते जाएंगे, फायदा केवल भारतीय जनता पार्टी को होगा। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस ने यह तय किया कि भले ही बीजेपी सत्ता में आ जाए दिल्ली में, लेकिन हमें आम आदमी पार्टी जिसने हमारा कोर वोट बैंक छीन लिया है उसको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। तो कई बार दुश्मन को भले ही फायदा हो जाए, पर हमारा दूरगामी जो फायदा करना है उसके लिए हम सत्ता अभी सरकार में ना आए। तो ये, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जैसे ही एक कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी हुआ करती थी, ममता बनर्जी निकल के गई, पश्चिम बंगाल में वर्चस्व देखिए, शरद पवार निकल के गए, कांग्रेस का वोट बैंक, साउथ में जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं कांग्रेस से अलग होके गई और अब वो सारा वोट बैंक कांग्रेस का था। तो जैसे जैसे आप जितनी भी रीजनल पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर रीजनल पार्टी खतरे की घंटी है, जिसके लिए वो उनको एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, परिवारवाद वाली पार्टियां घोषित करना चाहते हैं, अगर उनके टुकड़े होंगे तो ये चुनौती उन सभी के लिए होगी और फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये, जैसा आपने कहा, ये चुनौती मायावती के लिए भी होगी, ये चुनौती खुद आकाश आनंद के लिए होगी कि आपको क्यों दिया जाए। आप मायावती के दम पर थे, आप उनके उत्तराधिकारी थे, कि आप किस तरह घर घर जाकर ये कन्विंस करेंगे कि मैं अपनी बुआ मायावती से बेहतर काम करूंगा। दूसरी बड़ी बात है, अभी चंद्रशेखर मैदान में है, फिर भारतीय जनता पार्टी खुद दलित पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिवली उतर चुकी है, तो जाहिर तौर पे ये बहुत रोचक स्थान पर हम आ चुके हैं। और रोचक इसके साथ ही दिलचस्प ये भी है अदिति कि बीजेपी को तो जो फायदा होगा वो होगा ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बल है वो सपा को भी बहुत मिलेगा। बिल्कुल, सपा को भी बहुत बल मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वोट बैंक में डाइवर्जन होगा तो फिर सपा को भी फायदा होगा। पर अंततः अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो जैसा मैंने आपको बार बार कहा कि बीजेपी को जितनी रीजनल पार्टियां आपस में एक दूसरे का वोट काटेंगी या वोट काटने की कोशिश करेंगी, फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा, क्योंकि आज की दिशा में जो इंटैक्ट वोट बैंक बीजेपी का है वो है, जैसे आपने दिल्ली में देखा कि वो 38% वोट तो बीजेपी को पड़ा ही है, जो दशकों से पड़ता आ रहा है, उसके अलावा 7% वोट और पड़ गया। तो जैसे ये वोट डिवाइड होंगे, कहीं ना कहीं अब सभी वर्ग ये समझने लगे हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम वर्ग ये समझने लगा है कि हम वोट उस पार्टी को दें जहां पर सत्ता आती नजर आ रही है। आपने जाटों को अक्सर हम देखते हैं कि वो एंड के आखिरी के 5 दिन तय करते हैं कि जिस पार्टी में सत्ता नजर आ रही है हम वोट उसको देंगे, और फिर बाद में क्लेम करेंगे कि हमने आपको वोट दिया और अब हम हिस्सेदार हैं। तो ये सपा के लिए भी अच्छा है। अगर मायावती के पार्टी के टुकड़े होते हैं तो जाहिर तौर पे अखिलेश यादव को तो फायदा है ही है, साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉन्गर रन में एक बड़ा फायदा इसमें होता नजर आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन अदिति ये जो कुछ भी हुआ है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मायावती क्या किसी पॉलिटिकल प्रेशर में है, क्योंकि हमने देखा कि वो विरोध करती हुई नजर आई, वो सपा का विरोध करती नजर आई, वो कांग्रेस का विरोध करती नजर आई, जबकि ये जो दलित पार्टियां हैं वो बीजेपी का विरोध करती थी। तो क्या कोई प्रेशर पॉलिटिक्स भी है जो उसके पीछे एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बहुत अलग अलग समीकरण है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी और बीजेपी चुनाव जीत गई, जैसे हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते ही चुनाव में उतरे, अलायंस नहीं था कांग्रेस के साथ और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई। और अब आप देखिए कि मायावती हो या AIMIM के नेता हो, कहीं ना कहीं वो प्रेशर प्रैक्टिस दो चीज़ों की है। एक ये कि वो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, भले ही 1, 2, 4, 5, 8%, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं वो वोट काटने में एक रेलेवेंट भी होते हैं। पर अब इसके इतर जो आपने प्रेशर पॉलिटिक्स का जिक्र किया है, मायावती आज से नहीं, कम से कम 1 दशक से किसी एक प्रेशर पॉलिटिक्स में है जहां पर उन्होंने खुद की पार्टी को खत्म किया और दूसरी पार्टी को फायदा देने जैसी स्थिति लगातार पिछले 10-15 सालों से नजर आ रही है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है जहां वो कांग्रेस का विरोध करती हैं, जहां पर वो सपा का विरोध करती हैं, लेकिन बीजेपी का नहीं। ठीक वैसे ही ममता बनर्जी, ये सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी है। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जब पिछले चुनाव थे तो ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में किस तरह जंग थी, वो एक
कार्यकर्ताओं के बीच में जंग थी, लहूलुहान हुए कार्यकर्ता। लेकिन जब बात आती है कि डिप्टी स्पीकर बनना है पार्लियामेंट में, तो ममता बनर्जी मना कर देती हैं। जब बात आती है कि ओम बिरला के चुनाव में वोटिंग होगी, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि हम समर्थन देते हैं ओम बिरला को। तो ऐसे कई तरह के प्रेशर टैक्टिक्स होती है, जहां पर भले ही स्टालिन हिंदी भाषा को और तमाम चीज़ों को लेकर विरोध करते हों, पर बात कई बार कई ऐसे बिजनेसेस पे समर्थन की बात आती है तो मिल जाता है। ठीक वैसे ही विपक्ष भले ही एक साथ हो लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बात जब अडानी की आती है तो विपक्ष एकजुट नहीं होता। तो ऐसे कई तरह के प्रेशर टैक्टिक्स होती है, और जिसमें मायावती इस भंवर में, इस प्रेशर के भंवर में लंबे समय से फंसी हुई हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं जो शायद हम कई बार चर्चा भी कर सकें। बिल्कुल अदिति, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इसी डिसीजन के साथ, यानी मायावती ने जो डिसीजन लिया है उसके साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में और व्यापक तौर पे भी पूरी राजनीति में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर, सेंट्रल एजेंसियों के साथ गुजरात एटीएस का ऑपरेशन। हरियाणा के फरीदाबाद से संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध के पास से बरामद हुए 2 हैंड ग्रेनेड्स। संदिग्ध के पास से बरामद हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज किए गए हैं। अब्दुल रहमान पकड़े गए संदिग्ध का नाम है। सेंट्रल एजेंसियों के साथ गुजरात एटीएस का साझा ऑपरेशन हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद से संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध के पास से बरामद हुए 2 हैंड ग्रेनेड्स। संदिग्ध के पास से बरामद हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज किए गए हैं। अब्दुल रहमान पकड़े गए संदिग्ध का नाम बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, सेंट्रल एजेंसियों के साथ गुजरात एटीएस का ऑपरेशन। हरियाणा के फरीदाबाद से संदिग्ध गिरफ्तार। संदिग्ध के पास से बरामद हुए 2 हैंड ग्रेनेड। संदिग्ध के पास से बरामद हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज किए गए हैं। अब्दुल रहमान है पकड़े गए संदिग्ध का नाम। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सेंट्रल एजेंसियों के साथ गुजरात एटीएस का साझा ऑपरेशन। हरियाणा के फरीदाबाद से संदिग्ध गिरफ्तार। संदिग्ध के पास से बरामद 2 हैंड ग्रेनेड्स। संदिग्ध के पास से बरामद हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज किए गए। इंदर यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। इंदर, क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, ये जो अब्दुल रहमान पकड़ा गया है, इस पूरे मामले में एक जानकारी ये निकल कर आ रही है कि आईएसआई ने इसको अब्दुल रहमान को तैयार किया था हमले के लिए। और ये जो अब्दुल रहमान है, ये राम मंदिर पर हमला करने की फिराक में था। उससे पहले ही एटीएस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान इसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल इससे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं, लेकिन बड़ा खुलासा इस पूरी पूछताछ में ये हुआ है कि इस आतंकी ने ये बात कबूली है कि उसको राम मंदिर पर हमला करने का निर्देश था, और उसने बाकायदा ये आईएसआई के टच में था और इसने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। और उसके पास से जो 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, उसको मौके पर ही बॉम्ब स्क्वाड की टीम को बुलाकर डिफ्यूज कराया गया। और उसके बाद अब जो एटीएस है और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार पूछताछ कर रही हैं, ताकि इसके नेटवर्क को खंगाला जाए, किन लोगों के और टच में था और इसके पास क्या प्लान था, किस तरीके से राम मंदिर पर हमला करने की फिराक में था, कौन लोग और जुड़े हो सकते हैं। इस पर अभी सुरक्षा एजेंसियां और जो एटीएस है वो लगातार अब्दुल रहमान से इस वक्त पूछताछ कर रही है। जी। और अंदर अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि ये साझा ऑपरेशन है जो किया गया है और सेंट्रल एजेंसियों की नजर लगातार इस पर बनी हुई भी थी। बिल्कुल, देखिए, एक कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है, क्योंकि देखिए राम मंदिर देश में एक बड़ा आस्था का केंद्र है। और ऐसे में आईएसआई की जो ये प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं एजेंसियों ने उसको विफल किया है। और अब्दुल रहमान जो कि फरीदाबाद में छिपकर रह रहा था, सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था, इसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही थी। गुजरात एटीएस भी पिछले काफी लंबे समय से इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। जैसी सुरक्षा एजेंसियों और एटीएस को इनपुट मिलता है कि ये फरीदाबाद में है, उसके बाद एक साझा ऑपरेशन चलाया जाता है और उसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद जब इसकी तलाशी ली गई, सर्च ऑपरेशन किया गया जहां पर ये रह रहा था, उसके बाद इसके पास 2 हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए। हालांकि डिजिटल एविडेंस को भी तलाशा जा रहा है, जो इसके पास फोन मिला है उसको भी खंगाला जा रहा है कि आखिर किन लोगों के साथ ये टच में था। उसकी सीडीआर भी सुरक्षा एजेंसियां निकलवा सकती हैं और ये जांच की जा सकती है कि किन लोगों के साथ टच में था, क्या कोई पाकिस्तानी नंबर उस फोन से मिलता है। ये देखने वाली बात होगी कि किन लोगों के साथ ये टच में था और किस तरीके से ये जो एक मैप था हमले का वो तैयार कर रहा था। बहरहाल
ये बड़ा खुलासा अब्दुल रहमान की तरफ से किया गया है पूछताछ में कि वो राम मंदिर के ऊपर हमला करने के लिए छुपकर रह रहा था और जो आगे की इसकी रणनीति थी वो उस पर प्लान पर काम कर पाता उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इसको गिरफ्तार कर लिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जयपुर से आईआईटी बाबा अभय सिंह को जमानत दे दी गई है। कमात्रा में गांजा मिलने के चलते जमानत दी गई। जयपुर की शिप्रापथ थाना पुलिस ने अरेस्ट किया था आईआईटी बाबा को। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह को जमानत दे दी गई है। कमात्रा में गांजा मिलने के चलते जमानत मिली है। जयपुर की शिप्रापथ थाना पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। पहले भी तो बुलाया ना उसी के लिए। बस मेरा निवेदन था, पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ही बुलाएगी ना। आप पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, अभी मेरे को कोई ओपिनियन नहीं है ना उसके बारे में, क्योंकि वो लो ही वैसा है ना थोड़ा। आपके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे हैं। ठीक है, अभी आप किस तरह देखते हैं? नहीं, वो अभी पुलिस की कार्रवाई को अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुश रहना चाहता हूँ ना। आज कैसे आना हुआ आपका? नहीं, आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। जयपुर कैसे आना हुआ आपका? सब बताएंगे ना, बताएंगे। अजमेर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामला, अजमेर कोर्ट में पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी की पेशी हुई है। पेशी से वापस ले जाते समय वकीलों का हंगामा, आरोपी को कड़ी मशक्कत से कोर्ट के बाहर लाई पुलिस। भारी संख्या में वकील खड़े थे कोर्ट के बाहर, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। अजमेर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड का मामला, अजमेर कोर्ट में पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी की पेशी से वापस ले जाते समय वकीलों का जोरदार हंगामा हुआ। आरोपी को कड़ी मशक्कत से कोर्ट से बाहर लाई पुलिस। भारी संख्या में वकील वहां खड़े थे कोर्ट के बाहर।